तो गाइस, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 10th के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, और इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आगे आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लगभग ओम्स लॉ उसमें लगेगा ही लगेगा, ठीक है। दूसरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप, क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है या ऐसा लॉ है जो एकदम बेसिक लॉ है। इस करंट की, अगर करंट की हम कैलकुलेशन करते हैं, वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम देखें, कोई भी कैलकुलेशन ओम्स लॉ के ही बेस पे है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसका आना ही चाहिए, ठीक है। आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। काफ़ी बहुत पूछा जाता है ये, हर बार लगभग ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ओम्स लॉ, व्हाट इज़ ओम्स लॉ, ठीक है। तो चलो आज इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आपके फुल मार्क्स आ सकें इसके, ठीक है। तो बेसिकली ओम्स लॉ होता क्या है, इसको किसने बनाया था, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी, क्या होता है इसके अंदर, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ओम्स लॉ हमारा होता है, इसको एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, मतलब ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इनका नाम था जॉर्ज, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, ठीक है। जर्मन, जिसको जर्मनी बोलते हैं, ठीक है। जर्मन के साइंटिस्ट थे, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, जॉर्ज साइमन ओम। तो ओम जो लिखा गया है, ठीक है, जो ओम वर्ड आया, ओम्स लॉ, इन्हीं के नाम पर ओम आया है, ठीक है। तो इन्हीं से मतलब रिलेटेड करता है। तो इन्होंने इसमें क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो करती है, क्या कारण होते हैं फ़्लो करने के, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे फ़्लो करती है करंट एक सर्किट के अंदर, इन्होंने उसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें बताया। और इतना बेसिक तरीका है कि इससे नीचे कुछ है ही नहीं करंट का। मतलब एक शुरुआत करंट की अगर आप जानना चाहेंगे तो इसी से होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट व्यू से, ठीक है। तो आपको ये आना ही चाहिए। आप किसी भी इंटरव्यू में पूछेंगे तो आप वहाँ भी यही पूछा जाएगा, ओम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स, जो हमारे ओम चचा थे, यानी ओम्स साइंटिस्ट थे, जो उनका कहना था कि जो हमारी करंट होती है, क्या करंट आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती किसके, उसके वोल्टेज डिफरेंस के। जो उस सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कब कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जब अगर कोई तार है या सर्किट वाला तार है, जो अगर कोई वायर है उस सर्किट का, ठीक है, तो इस वायर की कुछ लंबाई होगी, यानी लेंथ होगी, ठीक है। इस तार की कुछ लेंथ होगी, इस पर टेम्परेचर लग रहा होगा, बाहर से जो लाइट पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उससे कुछ टेम्परेचर पड़ा होगा। अगर आपकी बिजली, मतलब क्या बोलते हैं, जो गांव में बिजली आती है उस पर लाइट वगैरह पड़ती, तो गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि टेम्परेचर थोड़ा वो वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर उस पर टेम्परेचर का असर ना हो, उसकी लेंथ में डिफरेंस ना, मतलब लेंथ बार बार चेंज ना की जाए, उस पर टेम्परेचर बार बार चेंज ना हो, ठीक है। और प्रेशर, एक हवा का प्रेशर भी लगता है जिसकी वजह से करंट में डिस्टरबेंस आता है, प्रेशर। तो ये होती हैं भौतिक चीज़ें जो बाहर से अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। अगर इन चीज़ों में बदलाव ना किया जाए, चेंज ना किया जाए, अनचेंज रहें, तो हमारा ये कंडीशन बनेगी किसी भी सर्किट में, ठीक है। तब हमारी क्या सर्किट में कंडीशन बनेगी कि करंट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज के, या फिर वोल्टेज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। कि वोल्टेज हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। कैसे, मान लो कोई बैटरी है, ठीक है, ये हमारी कोई बैटरी है, ये हमारी बैटरी है। तो करंट का क्या रहता है मेथड, जब तक हम कोई वायर इस दोनों बैटरीज में लगाएंगे नहीं, सर्किट हमारा पूरा नहीं होगा, तब तक हमारी कोई करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक है। जैसे हम दोनों टच करेंगे, इसमें वायर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम टच नहीं कराते तो करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन हमारा वोल्टेज तो इसके अंदर है ना, अगर हमारी ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो वोल्टेज हमारा पहले से प्रेजेंट है। करंट हमारी कब आती है, जब हम वायर लगाते हैं, ठीक है। वोल्टेज हमारा पहले से प्रेजेंट है, करंट लगाते हैं, जब वायर लगाते हैं तब हमारी करंट बहना शुरू करती है, वरना करंट नहीं रहेगी, लेकिन हमारा वोल्टेज तो रहेगा ना बैटरी के अंदर, वोल्टेज डिफरेंस तो हमारा रहता है ना। अब करंट जो हमारी है, ये करंट किस पर डिपेंडेंट है,
इस पर, वोल्टेज पे, ना कि आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो करंट डिपेंडेंट होती है वोल्टेज पे, ना कि वोल्टेज डिपेंडेंट होगा करंट पे। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना ये चीज़ आप लोग? क्योंकि जैसे ही हम वायर हटाएंगे तो वोल्टेज रहेगा इसके अंदर, लेकिन करंट हमारी हट जाएगी। वोल्टेज पहले से है, वोल्टेज का वजूद बना रहेगा, लेकिन करंट हमारी तार हटाने से हट जाएगी, लगाने से आ जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि करंट डिपेंडेंट रहेगी वोल्टेज पे, वोल्टेज डिपेंडेंट रहेगा करंट पे, क्योंकि ये सेम कंडीशन है। इसका कोई ज़रूरी मतलब नहीं कि डिपेंडेंट ही रहे, मतलब डिपेंडेंट रहेगी ही, लेकिन ये वाली इक्वेशन आपकी ज़्यादा सही बैठती है। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको लिखा जाता है। हालांकि ये सच भी है, मतलब सच भी है, ऐसा नहीं कि ये झूठ है, गलत भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोलते मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपको ज़्यादा सही रहेगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना करते हुए आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, आप दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक क्लियरिटी हो जाए इसलिए मैंने बताया ऐसा। ठीक, तो हमारा क्या होता है, v डायरेक्टली प्रपोजनल टू i हो गया। फिर जब ये प्रपोजनल चिन्ह हमारा हटेगा, ये प्रपोजनल साइन हटता है, तो इस पर क्या आ जाता है, एक रेजिस्टेंस आ जाता है, कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आता है, r, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है रुकावट, मतलब जो रास्ते में रुकावट पैदा करे, अड़चन पैदा करे। तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है, किसी भी सर्किट के अंदर करंट को रोकता है। समझ गए ना? तो कैसे रोकता है, और इस फार्मूले से चेक कर लेते हैं कैसे रोकता है। जैसे v बराबर आर आई है, ठीक है, और हम अगर r को इधर ले आए तो i इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया ना? तो देखो, अगर ये एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट और रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी आप करंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसको इसीलिए करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं, जो हमारा आर होता है। ठीक है, समझ गए ना क्यों बोलते हैं इसको? तो एक ये हमारा भी फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला होता है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर स्टेटमेंट लिखा जाएगा, स्टेटमेंट अगर आप एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ओम्स लॉ को हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसी में देखते हुए सबसे पहले देखो, यहाँ हम देख रहे हैं, यही देखकर हमें लिखना है यहाँ पे क्या, इफ़ फिजिकल स्टेट्स, आप फिजिकल स्टेट्स कह सकते हैं, फिजिकल कंडीशन भी कह सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ वायर या फिर कंडक्टर। ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर, जैसे लाइक क्या चीज़ें होती हैं हमारे, हमने बताया था अभी, क्या, टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ, उसकी लंबाई चौड़ाई में कोई फ़र्क ना किया जाए, और प्रेशर, कोई बाहरी प्रेशर न लगाया जाए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ क्या रहती है, रिमेन अनचेंज रहती हैं। ठीक है, तब हमारी देन करंट, जो हमारी करंट आई होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्या होगी, करंट जो हमारी होगी वो फ्लोइंग इन कंडक्टर, जो हमारी करंट उस कंडक्टर में फ्लो कर रही है, वो हमारी करंट डायरेक्टली प्रपोर्शनल, क्या होगी, हमारी डायरेक्टली प्रपोर्शनल। ठीक है, प्रपोर्शनल होगी हमारी किसके, उस जो हमारी वो होगा, सर्किट होगा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, किसके, टू पोटेंशियल डिफरेंस, उसको काहे से लिखते हैं, V से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V से क्या होगी, बिटवीन इट्स एंड कह दो, या बिटवीन देम, या बिटवीन इंड्स। तो भाई देखो, हम इसमें कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, इसलिए हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारी जो करंट अगर फ्लो कर रही है किसी उसमें, तो इस तार में, तो पहला एक हमारा यहाँ पर एक ये कोई पॉइंट होगा हमारा, एक टर्मिनल, एक एंड होगा ये। तो इसमें जो करंट हमारी फ्लो कर रही होगी I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसके पोटेंशियल डिफरेंस V के। ठीक है,
और इसी में हमारा जो कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा, तो हमने जो बता ही दिया वो रेजिस्टेंस आता है। तो रेजिस्टेंस आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है। आगे हम न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो ये हमारा आर होता है, तो न्यूमेरिकल हम जो लगाएंगे तो इसके बारे में अच्छे से आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ। तो आपको V बराबर आई आर, ये फार्मूला भूलना ही नहीं है, आप इसको रट लीजिए, ठीक है, समझ गए ना। तो जो हमारा अब इसमें एक रेजिस्टेंस जो हमारा आर आया, जो हमारा आर इसमें रेजिस्टेंस आया, इसकी यूनिट इसकी भी होती है। तो इसकी यूनिट जो हमारी होगी वो ओम होगी। ओम मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे रख दिया गया ओम्स, ठीक है। तो ये हमारी उनकी यूनिट होगी। तो अगर हम लोग देखें रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक, तो किसी भी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखें, मान लेते हैं कि कोई एक तार है, तो इसमें हम लोग देखें कि कितना रेजिस्टेंस है। तो मान लेते हैं इसमें कितनी है, आई करंट फ्लो कर रही है, इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, ठीक है। तो हमारा आर क्या होगा, तो हमें ओम्स लॉ पता है ना, ओम्स लॉ पता है, तो हमें ओम्स लॉ क्या पता है, V बराबर आई आर होता है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। अब मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है, लेट्स एज्यूम, क्या कर लेते हैं, जो इसमें करंट है I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, यूनिट पता होनी चाहिए। वोल्टेज जो इन दोनों के बीच में कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूला दोनों इसमें अप्लाई करते हैं, तो R इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा 1 अपॉन 1, यानी R इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है। तो हमारा कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, ओम में कितना, 1 ओम। तो इसको एक सिंबल भी होता है, इसको हम लिखा जाता है ऐसे सिंबल बना के आप इस ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ओम का सिंबल होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप ओम निकाल सकते हो, ओम को निकाल सकते हो, मतलब रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और क्या होता है तुम्हारा ये ओम्स लॉ, इसको भी आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आप इसको पढ़िए और याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है। आप इसको 2 बार प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल को, मतलब ये 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप इस डेरिवेशन को, आराम से आपको आ जाएगा। और इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये आप बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बस आपका इतने बड़ा है, कुछ नहीं होता है इसमें। सबसे पहले आप साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। सन लिख दीजिए, 1828 में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। 1828 में जर्मन साइंटिस्ट थे। 1828 में इन्होंने ओम्स लॉ बनाया था, जिसमें इन्होंने क्या बताया, ये बताया अगर फिजिकल कंडीशन किसी तार की चेंज ना की जाए, उसके टेम्परेचर प्रेशर उस पर अप्लाई ना किया जाए, बाहरी कांस्टेंट रहे, तो उसमें बहने वाली जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वोल्टेज के, ठीक, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो प्रोपोर्शनल चिन्ह जब हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा आर। कुछ कांस्टेंट आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, जो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो करने में अड़चन पैदा करता है, या रेजिस्टेंस मतलब ही होता है कि रुकावट पैदा करता है, ठीक। तो ये होता है हमारा वो। फिर इसी में हम लोग ये डिस्क्राइब कर देंगे कि 1 ओम मतलब ओम्स क्या होता है, आर रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक वायर ले लिया, उसमें करंट फ्लो करा दी, वोल्टेज देख लिया उसका, तो मान लें कि 1 एम्पियर और 1 वोल्ट का उसमें करंट फ्लो कर रही है, 1 ओम का परसेंटेज डिफरेंस है, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम, ठीक है, आर बराबर 1 ओम, ठीक है। तो अगर हमको बड़ा, मतलब आपको बड़ा अगर लेना होगा रेजिस्टेंस, एक इसके कई यूनिट, अगर बड़ा यूनिट लेना होगा, मेगा ओम हो जाता है एक हमारा मेगा ओम। तो इसकी ये जो वैल्यू होती है हमारी मेगा ओम की, इसकी होती है 10 की पावर 6 लगा होगा, तो मेगा ओम। अगर आर हमारा होता है लार्जर, मतलब ये बड़ा वाला हो गया लार्जर। अगर हमें स्मॉल लेना होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो ओम, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो ओम कितना होता है, 10 की पावर हमारा होता है -6, ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट या स्मॉल, ठीक है। तो ये हमारा मेगा ओम अगर आएगा लिख के, तो ये 10 की पावर 6 लार्जर होगा। माइक्रो ओम अगर आएगा तो 10 की पावर -6 होगा, जो स्मॉल होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग अगले सेशन में न्यूमेरिकल भी करेंगे ओम्स लॉ पे, ठीक है। हम लोग इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल पढ़े दे रहा हूँ। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ फ्लोइंग इन अ सर्किट एंड a potential difference of 3 volt is applied on its end, then find resistance of conductor। तो हमारा क्या है, इसमें एक कोई तार है जिसमें हमारी करंट फ्लो कर रही है, वो कितनी है, 0.5 एम्पियर की करंट है। वोल्टेज जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 3 वोल्ट, ठीक है, इतना है। तो हमें आर फाइंड करनी है। तो हमें ओम्स लॉ आता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर आई आर,
ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, वी की वैल्यू 3 वोल्ट, आर की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0.5 और आर, तो आर को यहीं रोक रखेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे। हमारा हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 3/0.5, जी पॉइंट है 0, 5 एकम 5, 5 6 30, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाए 6 ओम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो आप अपनी बुक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं लगाएं इसको। अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं और न्यूमेरिकल बता सकते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, धन्यवाद।